हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती के साथ जी रहे होंगे और उसमें ईश्वर का अहले करम आपके साथ होगा। अपनी इन्हीं दुआओं के साथ मैं आज अपने अध्याय को शुरू करता हूँ। आज बात करेंगे हम ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। तो ऐश्वर्या राय बच्चन को बॉलीवुड की सबसे प्रिय अभिनेत्रियों में गिना जाता है और ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम आते ही हम एक अलग ही दिशा और एक अलग ही दशा में पहुंच जाते हैं, जो अपनी कालातीत यानी इटर्नल एवरग्रीन ब्यूटी के लिए विश्व भर में प्रशंसित हैं। यानी इस पूरी दुनिया में उनकी सुंदरता को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा और तारीफ होती है। वेल ज्ञातव्य है कि 1994 यानी 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने से लेकर के बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेस बनने तक और हॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ने तक ऐश्वर्या राय ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। आज भी उन्हें दुनिया की सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत महिलाओं में एक माना जाता है। उनकी खूबसूरती समय को मात देती हुई नजर आती है। यह किस्सा है सन 1993 का, जब संजय दत्त पहली बार ऐश्वर्या राय बच्चन से मिले, जब ऐश्वर्या ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रखा था और उस समय जो नाम का उनका शुमार जो था वो भारत की प्रमुख मॉडल्स में से एक के रूप में किया जाता था। तो इसी दौरान उनकी मुलाकात बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के साथ एक मैगजीन फोटोशूट के दौरान हुई थी। ऐश्वर्या राय की खूबसूरती से प्रभावित होकर संजय दत्त ने उन्हें सुझाव दिया था, उन्हें एडवाइस किया था कि ऐश्वर्या एक्टिंग के बजाय मॉडलिंग ही जारी रखें। सिनेब्लिट्स के साथ बातचीत करते हुए संजय दत्त ने पहली बार ऐश्वर्या राय को पेप्सी का एक विज्ञापन आया करता था 90s में, 1993-94 में। उस समय उन्होंने ऐश्वर्या राय को पहली बार देखा था। उसका जिक्र करते हुए कहा कि यह खूबसूरत महिला कौन है, और इस टिप्पणी पर ऐश्वर्या राय बहुत ज़्यादा शर्मा गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बहनें प्रिया दत्त और नम्रता दत्त भी ऐश्वर्या राय की खूबसूरती यानी उनकी सुंदरता से एक अलग ही लेवल पर प्रभावित थी और उनसे वो मिलने भी आई थी। हालांकि संजय दत्त ने फिल्म उद्योग की चुनौतियों को देखते हुए ऐश्वर्या को आगाह जरूर किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि वो मानते थे कि जो मासूमियत और खूबसूरती ऐश्वर्या राय के चेहरे पर है, वो बॉलीवुड के दबावों के चलते टिक नहीं पाएगी। संजय दत्त ने कहा कि जब आप इस ग्लैमर उद्योग में आते हैं तो यह ग्लैमर आपको धीरे धीरे बदलने लग जाता है, आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बना देता है कम समय में, बहुत ज़्यादा, और वो आपकी मासूमियत को निगल लेता है। वह खूबसूरत गुण जो इस समय आपके चेहरे पर हैं वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें फिल्म या फिल्मी दुनिया के को सही तरीके से संभालना होगा और यह संभालना कोई आसान बात नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यह ऐसा है कि मुझे उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा बेहतर दिखना है और मुझे वहाँ पहुँचना है, और जब आप 2 कदम आगे चढ़ते हैं तो वहीं 500 लोग आपको 5 कदम नीचे की ओर खींचने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, और उस स्थिति में आप बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। ऐश्वर्या राय ने संजय दत्त के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए फिल्म उद्योग की कठिन सच्चाइयों को स्वीकार किया। उन्होंने माना कि अभिनय की चुनौतियां व्यक्ति को सख्त बना देती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह सच है, आपको इतनी सारी चीज़ें एक साथ संभालनी होती हैं और यह चीज़ आपको बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा सख्त बना देती हैं। संजय दत्त ने फिल्म उद्योग में सफलता और असफलता को लेकर अपने विचार शेयर किए और ऐश्वर्या राय को चेतावनी दी थी कि यहाँ भावनाओं के लिए कोई भी जगह नहीं है। संजय दत्त ने ऐश्वर्या राय को समझाया था कि सफल अभिनेताओं के आसपास लोग होते हैं, जबकि जो लोग संघर्ष करते हैं, जो लोग स्ट्रगल करते हैं, उनको अक्सर अकेलापन ही झेलना पड़ता है। संजय दत्त ने कहा कि यह बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत ज़्यादा पेशेवर हैं, इस उद्योग में कोई भावनाएं हैं ही नहीं।
आपको इस फैक्ट के लिए, इस तथ्य के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है कि अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो कोई भी आपके लिए यहाँ नहीं होगा, और अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो हर कोई आपके पास उपलब्ध होगा, हर कोई आपके आसपास होगा। जब लोग आपके साथ होते हैं तो इसे अलग तरीके से मैनेज किया जाता है, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपको यह स्वीकारना बहुत कठिन होता है कि वही लोग अब आपको नहीं चाहते। ऐश्वर्या राय बच्चन ने यह स्वीकार किया कि जब उन्हें फिल्म उद्योग से प्रस्ताव मिल रहे थे, वह तभी स्वीकार करती थी उन प्रस्तावों को जब वो भूमिकाएं उन्हें सच लगती थी। जब वो सच लगती थी तभी उनको आकर्षित करती थी, और जब वो भूमिकाएं उनको आकर्षित करती थी तभी वो उन सारे कैरेक्टर्स को, उन सारे पात्रों को करने के लिए तैयार होती थी। और ऐसा ही एक प्रस्ताव ऐश्वर्या राय बच्चन के सामने आया था जब राजा हिंदुस्तानी का ऑफर उनके लिए आया था। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि राजा हिंदुस्तानी जो फिल्म थी वो ऐश्वर्या राय को सबसे पहले ऑफर हुई थी। किसी वजह से वो इस फिल्म को नहीं कर पाई, तब जाकर के ये फिल्म जूही चावला ने भी इस ऑफर को रिजेक्ट किया था, तब जाकर के ये फिल्म करिश्मा कपूर को मिली। और आप वहां से करिश्मा कपूर को देखिए, उनकी एक अलग ही इमेज क्रिएट हुई थी, और वो जो इमेज क्रिएट हुई थी वो राजा हिंदुस्तानी से ही क्रिएट हुई थी। वरना उससे पहले वो गोविंदा के साथ में जो फिल्में कर रही थी, वहाँ उनको सिर्फ एक एक क्या कहते हैं कि एक जोकर की तरह ही उनको लिया जा रहा था उस फिल्म में। लेकिन राजा हिंदुस्तानी में उनकी जो एक भूमिका थी करिश्मा कपूर की, वो बहुत ज़्यादा सशक्त भूमिका थी। ये फिल्म किसी तरह से ऐश्वर्या राय के हाथ से निकल गई थी, लेकिन ठीक है, उसके बाद में ऐश्वर्या राय के लिए मणिरत्नम का जो एक ऑफर था वो इंतज़ार कर रहा था। तो उसके बाद मणिरत्नम साहब के निर्देशन में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था इरुवर। उसे रिलीज़ किया गया, उसे बनाया गया, और यह फिल्म 1997 में प्रदर्शित हुई, सभी जानते हैं। और उसी वर्ष उन्होंने हिंदी फिल्मों से अपना आगाज़ किया, और उनकी पहली फिल्म थी और प्यार हो गया, जहां उनके साथ अपोजिट उनके थे बॉबी देओल साहब। आज अगर हम बात करते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की, तो ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन इस समय तलाक की अफवाहों का ज़बरदस्त रूप से विषय बने हुए हैं। हालांकि किसी बात की पुख्तता अभी तक कोई साबित नहीं हुई है। इन बातों को अगर हम सिर्फ एक र्यूमर, फ्लिम फ्लैम या अफवाह के रूप में देखें तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। हमारी यह दुआ है, हमारी यह मंगल कामना है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की ज़िंदगी सदा ही बहुत अच्छी रहे, और हमारी सदा ये दुआएं उनके साथ हैं। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ इन अपने वादों के साथ कि आपके समक्ष फिर से एक सब्जेक्ट लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आपके दोस्त और आपके होस्ट हेमंत कुमार को इजाज़त। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, और अपने अपने कामों में सदा व्यस्त रहें। चलता हूँ, बाय।